हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, it gives us information about two things. Number one, distance of a point in space with respect to origin and the direction of that point as seen from the origin. मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड और इसका ये ओरिजिन है ओ, और मान लीजिए कि स्पेस में एक चिड़िया उड़ रही है और हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक बर्ड है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाता होगा। तो ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये r1 वेक्टर होगा। सो पोजीशन वेक्टर होगा r1 वेक्टर बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। आप जानते ही हैं कि हम इस वेक्टर एक्सप्रेशन की मदद से इस वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं, इसके वेरियस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। मतलब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो भी हमें चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। अब अगर मान लें कि स्पेस में एक और पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, तो आप समझ सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर होगा और हम r2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे x2i कैप, y2j कैप और z2k कैप से। मान लीजिए हमने एक बर्ड को देखा पहले यहाँ पे, तो हमारी आंख से उस बर्ड को मिलाने वाली लाइन हमारे लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगी। हमारी आंख ओरिजिन होगी और वो पोजीशन वेक्टर हमें उस बर्ड की स्पेस में पोजीशन बताएगी। थोड़ी देर बाद हमने उसको कहीं और दूसरी पोजीशन पे देखा, तो उसके लिए हमारे पास नया पोजीशन वेक्टर है। अब वो बर्ड ए से बी तक चल के आ गई, किस रास्ते से चल के आई उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए से बी तक चल कर आ गई। तो ए से बी तक अगर हम एक वेक्टर बना लें तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक ड्रॉ किया गया ये वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाएं तो एक ही डायरेक्शन वाले एरो का सम, जैसे कि r1 और s सेम ऑर्डर में है, इनका सम अपोजिट डायरेक्शन वाले एरो के बराबर होगा। अपोजिट डायरेक्शन वाले एरो के बराबर होगा, यानी r2 के बराबर होगा। इसलिए s वेक्टर बराबर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी s वेक्टर बराबर होगा डेल्टा r वेक्टर। अगर हम r2 से r1 को माइनस कर लें तो s वेक्टर बराबर आएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। यहाँ हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब आखिरी वाले पोजीशन वेक्टर में से पहला वाला पोजीशन वेक्टर सेपरेट कर लें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। अब हम इससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जहां तक वेक्टर्स को ऐड करने की बात है, हम वेक्टर्स को हमेशा दो दो के सेट में ही जोड़ते हैं अगर हमें दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो तो। अगर हमें वेक्टर एक्सप्रेशन पता हो जैसे 3i प्लस 4j प्लस 5k, 7i प्लस 6j प्लस 9k, तो हम कितने भी वेक्टर्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि i में i, j में j जोड़ना पड़ता है, k में k जोड़ना पड़ता है। तो अगर हम एनालिटिकली जाएं, हमें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच के एंगल पता हो तो हम सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को एक साथ जोड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और हम हेड टेल मेथड जानते हैं जिससे हम जोड़ देते हैं।
लेकिन अगर हमें एक थ्योरेटिकल बात पढ़ना हो कि हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और हम उनको एक साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या करें? तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दो और जो बचा हुआ टेल और हेड है उनको आपस में मिला दो। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो तो हम एक के हेड पर दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, फिर तीसरे के हेड पर चौथे का टेल, ऐसे बनाते जाएं। लास्ट में एक टेल और एक हेड बचेगा, उसको मिला दें, तो वो जो फाइनल वेक्टर बचेगा वो उन सब का रिजल्टेंट होगा। तो इसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं, जो केवल थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है। तो हम बात करते हैं, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इफ वी कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by some sides of a polygon, then the last side which closes the polygon in opposite order represents their resultant. ग्राफिकली देखना चाहे तो सपोज मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर कुछ वेक्टर्स थे। मैंने ए बी सी डी और ई का सम करना चाहा तो मैंने ए के हेड पर बी का टेल रख दिया, बी के हेड पर सी का टेल रख दिया, सी के हेड पर डी का टेल रख दिया, डी के हेड पर ई का टेल रख दिया। इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक हेड और एक टेल खुला रह गया। इनको मैं अपोजिट ऑर्डर में क्लोज कर दूं तो यही मेरे लिए रिजल्टेंट का काम करने लगेगा। तो अगर मैं इसको अपोजिट ऑर्डर में क्लोज कर दूं तब ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, ये मेरे लिए रिजल्टेंट का काम कर रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये सबको आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। हम रिजल्टेंट की डेफिनेशन जानते ही हैं, वो अकेला वेक्टर जो बाकी सारे वेक्टर्स को रिप्लेस कर दे या वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जो बाकी सारे वेक्टर मिलकर कर रहे थे। तो ए बी सी डी ई मिलकर जो कर रहे थे वो अकेला ये कर दे, तो इसको रिजल्टेंट बोल दिया। ये केवल थियोरेटिकल पर्पस के लिए है। क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट? ठीक है, कोशिश करते हैं। सबसे पहले सपोज कोई पॉइंट ए से शुरू हुआ, हम यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से मानते हैं। ईस्ट में आई लेते हैं, वेस्ट में माइनस आई लेते हैं, नॉर्थ में जे लेते हैं और साउथ में माइनस जे। अब वो बोल रहा है कि पहले वो पर्सन गया हमारे पास नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब जे कैप में। तो अगर हम माने कि ये ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, तो नॉर्थ में जा रहा है कितने मीटर? 30 मीटर। इस तरफ जे कैप होगा, तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया 30 जे कैप। फिर ये यहां से चला 20 मीटर ईस्ट में, तो समझो ये बी से सी तक गया 20 मीटर ईस्ट में, तो हमारे पास बी सी वेक्टर आ गया 20 आई क्या। अब साहब ये 30√2 गया साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, ये साउथ वेस्ट है। इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45, यहाँ पे माइनस वाला जे और यहाँ पे माइनस वाला जे। इसको मान लेते हैं हम सी डी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर के पास एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगी इसकी डायरेक्शन। 30√2 चला है तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 30√2। अब डायरेक्शन मैंने लिखना सिखाई दिया, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप। लेकिन यहाँ पे कोस अल्फा मतलब 45 डिग्री है लेकिन आई नहीं है, माइनस आई है, प्लस कोस बीटा वो भी 45 है लेकिन जे नहीं है, माइनस जे है। ये हमें देखना। कोस 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 दूसरा भी 1/√2 होगा, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास 30 आई माइनस में माइनस 30 जे। तो हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गए। अब हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन तीनों को ऐड करके आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी, क्योंकि ये जितना भी चले होंगे इस तरह से, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा एस वेक्टर, और वही हम निकाल रहे हैं। तो हमें इन सबको ऐड करना होगा, ऐड करते हैं। ए बी वेक्टर कितना आया था हमारे पास 30j, बी सी वेक्टर कितना आया था 20i, फिर -30i -30j, तो ये 30j तो खत्म हो गए, कुल मिला के आया -10i। 10 मतलब 10 मीटर और -i मतलब वेस्ट में, यानी इतना सब चलने के बाद हम पहुंचे 10 मीटर वेस्ट में अपनी इनिशियल पोजीशन से। नेक्स्ट है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। A vector whose magnitude is zero and has any arbitrary direction is called zero vector। देखिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन उसके पास डायरेक्शन है, जो आप मनचाही कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो। सर ये क्या बात हुई? देखिए हमें नल वेक्टर चाहिए फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगर हमें वेक्टर अलजेब्रा को कंसिस्टेंट रखना है तो हमको नल वेक्टर चाहिए। क्या मतलब इस बात का सर? देखिए हमें पढ़ाया गया कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है। तो हमें सिखाया गया कि अगर आप a प्लस बी करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, वेक्टर आएगा वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करने पर एक नया वेक्टर आता है, वेक्टर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ए वेक्टर में -a वेक्टर ऐड करना चाहता हूं, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे को ए वेक्टर के हेड पर -a वेक्टर की टेल, और -a वेक्टर वो होगा जिसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल a के बराबर है और डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इसकी टेल रख देना चाहिए। तब मैं जानता हूं कि इस हेड और इस टेल के बीच में कोई गैप ही नहीं बचा, क्योंकि वो तो एक के ऊपर एक रखे, मैंने तो अलग अलग बनाए। तो मेरे पास आंसर आने वाला है इसका 0, पर मैं इसको 0 नहीं 0 वेक्टर लिखूंगा, क्योंकि मैं तो सब लोगों को याद करवा चुका हूं कि दो वेक्टर को ऐड या सेपरेट करने पर एक नया वेक्टर आता है। तो मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के लिए, ताकि मैं एक रूल बना सकूं कि व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स देन ऑलवेज वी गेट अ न्यू वेक्टर। तो अगर हम a में -a वेक्टर ऐड कर दें तो हमारे पास 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा। फिर मैंने आपको दूसरी चीज क्या सिखाई? फिर मैंने आपको दूसरी चीज सिखाई कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करें अगर हम किसी स्केलर से, जैसे कि ये a वेक्टर है और अगर मैं a वेक्टर को मानता हूं कि ये a वेक्टर है। अब अगर मैं इस a वेक्टर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे पता है कि ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी और डायरेक्शन वो की वही रहेगी। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो इसकी डायरेक्शन वही रहती और लेंथ डबल हो जाती। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता तो इसकी लेंथ डबल हो जाती और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। तो तब क्या होगा जब मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो ये एक ऐसा वेक्टर बनना चाहिए, वेक्टर, क्योंकि जब भी हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लैम्डा से ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है बी वेक्टर, जिसकी लेंथ लैम्डा टाइम्स होती है ए वेक्टर की और डायरेक्शन वही होती है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर भी 0 लेंथ का वेक्टर आएगा, वेक्टर 0 लेंथ का वेक्टर आएगा, वेक्टर। अब फिजिक्स में इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत पड़ती है जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको कुछ चीजें एग्जांपल से सिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस
आर। तो सब लोग बचपन में पढ़ के चुके हैं कि एक स्फीयर का एरिया कैसे निकालते हैं, सबको याद है उसके एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। तो अगर ये एक स्फीयर है और इसकी रेडियस आर है, तो सभी लोग बोल देंगे कि सर ये आर रेडियस का स्फीयर है, तो सर इसका ना सरफेस एरिया होगा 4πr²। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एरिया ले लेता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में एरिया क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा कि एरिया एक वेक्टर होता है, जो मैंने लिखवाया भी था कि साहब एक्सियल वेक्टर होता है। ये जैसे कि अगर ये एरिया है तो एरिया ऐसे होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो अब एरिया तो मैं जानता हूं कि किसी भी छोटे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सियल वेक्टर है। तो मैंने मान लो कि सपोज इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, जैसे फुटबॉल नहीं होती छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनती है जिनको सिलकर बनाते हैं, तो ऐसा एक छोटा पीस ले लिया। तो मुझे लगता है कि इसका छोटा सा एरिया डी ए वेक्टर इधर होगा। अब मैं अगर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट इसका और इतना ही बड़ा एरिया ले लूं, तो वो मेरे पास डी ए वेक्टर इधर होगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो अपन जानते हैं इक्वल और अपोजिट वेक्टर को ऐड करने पर तो जीरो आएगा। ऐसे ही मैं एक छोटा एरिया यहाँ ले लूं तो वो इधर होगा, और ऐसे ही एक छोटा एरिया यहाँ ले लूं तो वो इधर होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह अगर आप इमेजिन कर सकें कि एक स्फीयर बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से मिलकर बना है और हर एक एलिमेंट अपने डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट को कैंसिल आउट कर दे रहा है एरिया में, तो एज फार एज एरिया ऑफ अ स्फीयर और एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, जरूरी नहीं कि स्फीयर मान लो क्यूब होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। मान लो ये क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब के साथ भी ऐसा ही होता। क्यूब की ऊपर वाली जो सरफेस है इसका एरिया जितना ऊपर होता, नीचे वाली जो सरफेस है उसका उतना ही एरिया नीचे होता। ऐसे ही राइट साइड जो सरफेस है उसका जितना एरिया इधर होता, लेफ्ट साइड जो सरफेस है उसका उतना ही एरिया इधर होता। ऐसे ही अंदर वाले और बाहर वाले का एरिया होता, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो ना केवल स्फीयर बल्कि दुनिया की किसी भी क्लोज्ड सरफेस का अगर हम एरिया बताएं वेक्टर फॉर्म में, तो एरिया आएगा जीरो, नल वेक्टर। Isn't it interesting? बिकॉज आप एरिया जानते हो 4πr² होता है, लेकिन वो तो स्केलर है। अगर हमें वेक्टर्स में एक्सप्रेस करना हो एरिया को, तो दुनिया की किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया हमेशा जीरो आने वाला है। सो नल वेक्टर के लिए पहला स्पेशल पॉइंट है दैट इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the sides of a closed polygon in the same order, then their resultant is a null vector। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए हम कभी भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल रखते जाते हैं, और लास्ट साइड हमें ओपन मिलती है जिसको कि हम अपोजिट ऑर्डर में क्लोज करते हैं, और वो हमारे लिए रिजल्टेंट होता है। अगर हमें लास्ट साइड मिले ही नहीं, हम जहां से चले थे घूम कर वहीं आ जाए, तो हमारे पास रिजल्टेंट जीरो वेक्टर होगा। यानी कोई भी क्लोज पॉलीगन जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एन इंस्टेंट अगर हम मान लें कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ये जी वेक्टर है, तो हम जहां से चले थे हम वहीं आ गए, हमारे पास लास्ट साइड बची ही नहीं। तो इन सभी का रिजल्टेंट यानी इन सभी का वेक्टर सम हमारे पास जीरो होगा। यानी क्लोज्ड पॉलीगन हमें नल रिजल्टेंट या जीरो वेक्टर को दिखाते हैं, उन सभी वेक्टर्स का सम जीरो होता है। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी इनका जरूरी नहीं है कि ये लोग सेम प्लेन में हो। ये सेम प्लेन में हो भी सकते हैं, सेम प्लेन में नहीं भी हो सकते हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। महत्वपूर्ण ये है कि बस वो घूम कर वापिस वहीं आ जाए जहां से चले थे,
तो हमारे पास लास्ट साइड क्लोज करने के लिए बचेगी नहीं, तो वो बन जाएगा एक क्लोज्ड पॉलीगन और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नल वेक्टर को। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते, if these n number of vectors are of equal magnitude and coplanar, अगर ये n number of vectors equal magnitude के होते और कोप्लेनर होते, मतलब इन सब की लेंथ बराबर होती और ये कोप्लेनर होते और फिर भी एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे होते, तो वो क्लोज्ड पॉलीगन एक रेगुलर पॉलीगन होता। तो एक रेगुलर क्लोज्ड पॉलीगन बनता। रेगुलर क्लोज्ड पॉलीगन समझाने के लिए मान लेते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 6 है, तो हमारे पास 6 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते, तो वो एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते और इन सब का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर होता। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट नल वेक्टर होता। अगर हम एंगल देखते कि सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में 60-60 डिग्री का एंगल होता। अब जानते हैं वैलिड एंगल निकालना। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में 60-60 डिग्री का एंगल होता। ये एंगल कैसे लाया जा सकता था? तो ध्यान दो कि हमारे पास 6 वेक्टर थे इक्वल लेंथ के, तो इन वेक्टर्स के बीच में जो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में एंगल था वो हो गया 360 बाई n या 2 पाई बाई n, यानी 360 बाई 6 यानी कि 60 डिग्री। तो हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो अगर वो सारे वेक्टर एक रेगुलर पॉलीगन में अरेंज हो जाएं, और ऐसा तभी हो सकता है कि हर वेक्टर अपने से अगले वेक्टर के साथ उतना ही एंगल बनाए जितना पिछले वेक्टर के साथ बनाया है, तो हमें जितने भी वेक्टर्स हैं उनके नंबर से 360 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में वो एंगल्स इक्वली डिवाइड हो गए होंगे। तो अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे n नंबर ऑफ वेक्टर से, तो हमें वो एंगल पता चल जाएगा, या हमें अगर एंगल पता है तो हम 360 से डिवाइड कर दे तो हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। मान लो हम इसको उल्टा सोचते हैं कि कोई हमसे बोलता कि बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और 60-60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो बताओ कितने वेक्टर चाहिए ताकि पॉलीगन क्लोज हो जाए। तो हम समझ जाते 360 को 60 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाता 6। अगर हमें 90 डिग्री का एंगल रखना है, स्क्वायर बनाना है, तो हम 360 को 90 से डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता 4। तो अगर सारे वेक्टर एक प्लेन में है तो ये बात पक्की है कि अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो उन सभी के लिए दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम होगा और वो एंगल होगा 2 पाई बाई n या 360 बाई n, तभी वहां पे नल वेक्टर आएगा। मतलब अगर यहाँ पर 100 वेक्टर्स होते जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते, तो मेरे को पक्का यकीन है कि 2 पाई बाई 100 एंगल वो एक दूसरे के साथ बना रहे होते, तब जाकर वो रेगुलर पॉलीगन में व्यवस्थित हो पाए होते। उम्मीद है क्लियर हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। हमें जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो इसका आंसर है 2 वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए वेक्टर को इधर रखता हूं और बी वेक्टर को इधर रखता हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, तो मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करने पर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिलेगा, मतलब कि नल वेक्टर मिलेगा। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के कम से कम कितने वेक्टर चाहिए नल वेक्टर बनाने के लिए, तो जवाब है कि हमको 2 वेक्टर चाहिए। मिनिमम 2 वेक्टर मिल जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो काम बन जाएगा। फिर बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नल रिजल्टेंट। हमें अलग अलग मैग्नीट्यूड के कोप्लेनर वेक्टर्स दिए गए हैं, मतलब सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हैं।
एक ही प्लेन में है और हमें तो पता है कि अगर क्लोज पॉलीगन बनाएंगे तभी ऐसा काम होगा। इसका मतलब उनको एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए जो कि क्लोज्ड हो। अगर ऐसा हो पाएगा तो वो जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर चाहिए हमें। क्योंकि दो वेक्टर से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इक्वल होते तो हम एक के हेड पर दूसरे का टेल रख के उनको 180 डिग्री पर रख देते, तो वो आपस में नल रिजल्टेंट दे देते। तो अब हमें तीन वेक्टर तो कम से कम चाहिए। तो तीन वेक्टर कम से कम मिल जाएंगे तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, और अगर एक ट्राइंगल बन गया तो हमारे पास नल रिजल्टेंट आ जाएगा। पर क्या कोई भी तीन वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो ट्राइंगल बना पाएंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखिए, वो ही तीन वेक्टर नल रिजल्टेंट बना पाएंगे जो एक ट्राइंगल में अरेंज हो सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी तीन वेक्टर ले लिए जिनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हैं, बस वो कोप्लेनर हैं तो वो ट्राइंगल बना ही लेंगे। नहीं, ट्राइंगल बनाने के लिए साइन रूल फॉलो करना पड़ता है। साइन रूल क्या होता है? मान लीजिए कि यहां पर एंगल है अल्फा, यहां पर एंगल है बीटा, यहां पर एंगल है गामा। तो ये क्या हमेशा हो सकेगा? क्या मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो हो सकेगा? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो हो, तो ये पक्का है कि ए अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल जो ए ने नहीं बनाया, यानी ये ए था, इसके सामने वाला एंगल जो जिसमें ए इन्वॉल्व नहीं है, बराबर बी अपॉन उसके सामने वाला एंगल जिसमें बी इन्वॉल्व नहीं है, बराबर सी अपॉन उसके सामने वाला एंगल जिसमें सी इन्वॉल्व नहीं है। ये बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, जिसको कि बोलते हैं हम साइन रूल, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही वो जो साइड्स हैं वो मिलकर एक ट्राइंगल बना पाएंगी, और अगर वो एक ट्राइंगल बना पाएंगी तो ही वहां पर नल रिजल्टेंट आएगा। इसको हम लामीज थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसको यूं बता देंगे कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन कॉन्करेंट वेक्टर हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्ट दिख जाएगा। ए के सामने वाला एंगल होगा अल्फा, बी के सामने वाला होगा बीटा, सी के सामने वाला होगा गामा। और अगर ये लामीज थ्योरम वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा होगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी तो इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आपको जीरो लेकर आना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर वही होना चाहिए जो सी वेक्टर हो, बस उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो ताकि जोड़ने पर ये आ जाए। या ये कहें कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो हम ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या जानते हैं? अगर हमें टेस्ट करना हो कि हमको जो तीन वेक्टर दिए हैं वो हमारे लिए नल वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर हमें ये टेस्ट करना हो कि हमारे लिए जो तीन वेक्टर दिए हैं वो नल वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, तो जो सी है, कोई एक वेक्टर, उनमें से कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में कुछ भी होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी से ए प्लस बी तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो ए और बी हैं और एक तीसरा वेक्टर है सी, तो हम किसी ना किसी एंगल के लिए ऐसा इक्विलिब्रियम ले आएंगे
जिसमें कि C A प्लस B के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। यहाँ हमें आजादी है कि हम A और B के बीच का एंगल खुद चुन लेंगे, जबकि हम लामीस थ्योरम की जब बात करते हैं तो वहां हमें आजादी नहीं होती, वहां A और B के बीच का एंगल पहले से दिया रहता है, तो हमें C को एक विशेष एंगल पर ही रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे पास नल रिजल्टेंट नहीं आता। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको 3 वेक्टर की लेंथ दी जाए A, B और C और आपसे पूछा जाए कि क्या इनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है, तो आप कोई 2 को लीजिए, उनको जोड़िए और उनको घटाइए। अगर तीसरा वाला सम और डिफरेंस के बीच में कहीं आता है तो वो नल रिजल्टेंट दे सकता है, मतलब वो एक ट्राइंगल बनाने में सक्षम हो सकता है किसी ना किसी एंगल के लिए। जैसे कि क्वेश्चन है, चेक वेदर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2, 4 कैन गिव 0 रिजल्टेंट। क्या 1, 2 और 4 मिलकर 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं? तो मैंने मान लिया कि A का मैग्नीट्यूड है 1, B का मैग्नीट्यूड है 2 और C का मैग्नीट्यूड है 4। आप जो मर्जी कोई 2 वेक्टर चूज कर लो, जैसे मान लो मैं A और B को चूज कर लेता हूं। पहले मैं निकालता हूं कि A प्लस B क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर मैं निकालता हूं A माइनस बी क्या आ रहा है, बिकॉज हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसा वाला माइनस का साइन लगाया है, जिसका मतलब मैं बड़े में से ही छोटे को घटाऊंगा, तो मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1। तो अब अगर कोई भी थर्ड वेक्टर इनके साथ एक क्लोज्ड ट्राइंगल बनाना चाहता है तो वो होना चाहिए 1 और 3 के बीच में। C क्या है? C तो 4 है। Since C vector का magnitude does not lie between A plus B and A minus B, therefore given vectors cannot produce zero resultant। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है वो जीरो रिजल्टेंट देता है या नहीं देता है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नल रिजल्टेंट। देखिए आपको ये समझना होगा कि आप 2 वेक्टर तो कहीं भी बना लीजिए, वो हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो कोई ना कोई ऐसा प्लेन जरूर होगा जो इन दोनों को मिलाता होगा। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, कोई ना कोई प्लेन ऐसा जरूर होता होगा जो इन दोनों को मिलाता होगा। सो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट मोर देन 2 वेक्टर्स, अब उनको अगर कोप्लेनर होंगे तो वो ट्राइंगल बना लेंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूं। तो 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, अगर तीसरा वेक्टर कोप्लेनर होगा तो वो ट्राइंगल बना पाएगा, और अगर तीसरा कोप्लेनर नहीं होगा तो वो ट्राइंगल तो नहीं बना पाएगा। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इसमें मैंने एक एक्स जेड प्लेन बनाया आपके लिए। अब मान लेते हैं अपन कि ये 2 वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है। अब सोचिए आप कि अगर सी वेक्टर इसी प्लेन में होता तो वो ट्राइंगल बना सकता था। समझिए अगर सी वेक्टर ऐसा होता तो वो ट्राइंगल बना देता और यहाँ पे नल रिजल्टेंट आ जाता। अब मान लीजिए सी वेक्टर ऐसा नहीं है, हटा देता हूं मैं इसको। सी वेक्टर ऐसा तो नहीं है, बल्कि सी वेक्टर तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया कहीं, या किसी ऊपर अलग प्लेन में आ गया, तो ये सी वेक्टर समझो कि यहाँ आ गया आउट ऑफ प्लेन, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या कोई और भी बना सकता है पर उस प्लेन में नहीं है, तो ये सी वेक्टर पहुंच गया आउट ऑफ प्लेन। जब तक मैं इस सी वेक्टर के हेड को इस ओरिजिन ओ से मिलाने वाला कोई फोर्थ वेक्टर नहीं लाऊंगा, तब तक ये पॉलीगन क्लोज नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, ए और बी तो एक ही प्लेन में है पर सी उस प्लेन के बाहर है। अब मुझे एक और वेक्टर चाहिए डिलिबरेटली जो सी के हेड से चले और ए की टेल पे आ जाए। ये जो फोर्थ वेक्टर है इसको लगाए बिना मैं नल रिजल्टेंट नहीं सोच सकता। इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नल रिजल्टेंट इज 4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट 2 तरीके का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर होता है। मतलब हम दो वेक्टर के इन्वॉल्व करते हैं, दो वेक्टर्स को यूज करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और आंसर जो आता है वो एक स्केलर होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं और जो आंसर आता है वो एक वेक्टर होता है। तो अभी हम पहले स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? The dot product or scalar product of two vectors is defined as the product of their magnitudes with the cosine of the angle between them. समझो कि अगर ये a वेक्टर एक वेक्टर है और ये b वेक्टर दूसरा वेक्टर है, तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किस तरह से डिफाइंड है? वो डिफाइंड है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कोस थीटा। ये इनके बीच का रिलेशन है। मतलब a डॉट b को लिख सकते हैं a b cos थीटा। देखिए, अगर बात करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट में हम ऐसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना चाहते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। a डॉट b को हम लिख सकते हैं a b cos थीटा। तो अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इंटू बी कॉस थीटा, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ b इंटू ए कॉस थीटा। मैं समझाता हूँ। देखिए, ये रहा मेरा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। अब अगर मैं सोचूं कि इनके बीच में एंगल थीटा था, तो बी कॉस थीटा कहाँ है? तो बी कॉस थीटा ये है। यानी मैंने ए वेक्टर के साथ बी के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट किया जो ए वेक्टर के पैरेलल है। या फिर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अब अगर मैं इधर पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूं तो ए कॉस थीटा ये होगा। यानी ये मैं लिखा a इंटू बी कॉस थीटा और ये मैंने लिखा b इंटू ए कॉस थीटा। याद रखिए, मैं एक वेक्टर के उस कंपोनेंट का दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूं जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है। मतलब हम ऐसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना चाहते हैं जो म्यूचुअली पैरेलल हैं। अब नहीं है तो हम एक का कंपोनेंट दूसरे की तरफ लेकर और उसका प्रोडक्ट कर दे रहे हैं। यही डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज स्केलर। सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमेशा स्केलर होगा। दूसरी बात है कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, सो हम समझते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और तब a डॉट b भी पॉजिटिव आएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इसका अल्टीमेट मीनिंग है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल है, और अगर एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। थर्ड थिंग इज, if theta is greater than 90 degree, that is if the angle between two vectors is a obtuse angle, तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम जानते हैं कि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। देखो, a और b का तो मैग्नीट्यूड ही था, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि a डॉट b था, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक बात तो पक्की है कि जो भी प्लस माइनस साइन आने वाला है वो कोस थीटा की वजह से ही आने वाला है। तो a डॉट बी बराबर नेगेटिव आ जाएगा। यही सोच लेते हैं कि अगर थीटा 0 होता, जो कि सबसे छोटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, हम पैरेलल वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट करना चाहते थे, तो कोस 0 1 होगा। तब a डॉट बी की आंसर ए बी आएगी, जो कि इसकी मैक्सिमम आंसर होगी। और इसी समय सोच लेते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो कोस 180 तो -1 होगा, और a डॉट बी की आंसर माइनस ए बी आएगी, जो कि मिनिमम आंसर होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट का सबसे छोटा आंसर हो सकता है माइनस ए बी जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, और डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा आंसर हो सकता है ए बी जबकि वेक्टर्स जो हो वो पैरेलल हो। इस तरह हमें a डॉट बी की रेंज पता चल गई।
कि ए डॉट बी की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है माइनस ए बी और सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है प्लस ए बी, और ए डॉट बी हमेशा माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो कोस 90 तो जीरो होगा। इसका मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दैट इज इफ a vector dot b vector is found to be zero, it implies that these two vectors are orthogonal, they must be perpendicular। केवल उन्हीं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोलता है ए का डॉट प्रोडक्ट कीजिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सिक्स प्रॉपर्टी है दैट डॉट प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव। मैं पहले आपको वेक्टर एडिशन में बताया था कि वेक्टर एडिशन कोम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ऑर्डर चेंज करने से सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैंने डिफरेंस बताया था दैट वेक्टर डिफरेंस इज एंटी कोम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव है मतलब आप ए डॉट बी को लिख सकते हो ए का मोड बी का मोड इनके बीच के एंगल का cos थीटा, यानी ए बी cos थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूं बी डॉट ए करो, अरे तो भी आप क्या करोगे? बी का मोड ए का मोड cos थीटा, यानी बी ए cos थीटा। अरे ये तो सेम ही आ गया। मतलब चाहे आप ए डॉट बी करो या आप बी डॉट ए करो, आंसर तो सेम ही आएगी। मतलब किसी भी ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट कर ले, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखने वाली बात है, पहले बताया था वेक्टर एडिशन कोम्यूटेटिव है, ए प्लस बी बराबर होता था बी प्लस ए, ये कोम्यूटेटिव था। लेकिन वेक्टर के डिफरेंस के लिए पढ़ाया था कि वो एंटी कोम्यूटेटिव है, ये होता था माइनस बी माइनस ए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल वेक्टर्स। मान लो मैं ए वेक्टर का प्रोडक्ट खुद ए वेक्टर के साथ ही करना चाहूं डॉट वाला, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, फिर ए का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और हे भगवान ए और ए तो पैरेलल ही होंगे, ए और ए तो पैरेलल ही होंगे, तो इनके बीच में एंगल तो cos जीरो ही आएगा, तो इसलिए cos जीरो 1 होता है, तो ये हो गया ए इंटू ए। मतलब अगर हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद उसी वेक्टर के साथ कर दे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अब समझिए कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, और इनके अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई जे और के। अब मानिए कि अगर मैं आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और इनके बीच में एंगल तो जीरो ही होगा क्योंकि आई और आई तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। इसका मतलब मेरे पास आई डॉट आई आ जाएगा 1, इसी तरह जे डॉट जे भी आ जाएगा 1, और इसी तरह के डॉट के भी आ जाएगा 1। यानी ये यूनिट वेक्टर का उस ही यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 1 आ जाता है। अब अगर मैं आई का जे के साथ प्रोडक्ट करूं तो फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच के एंगल का कोसाइन थीटा, और वो 90 डिग्री होगा क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कोस 90 तो जीरो होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो आई डॉट जे जीरो हो गया, इसी तरह जे डॉट के जीरो हो जाएगा, और इसी तरह के डॉट आई भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1,
आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, ऐसा हो गया। तो अब अगर मुझे दो वेक्टर्स गिवन हो और उनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो अगर मेरे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के एंड बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो अभी मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट करना चाहूं तो मुझे उसका बी एक्स आई के साथ भी करना पड़ेगा, बी वाई जे के साथ भी करना पड़ेगा, बी जेड के साथ भी करना पड़ेगा, फिर मुझे ए वाई जे का भी बी के तीनों कंपोनेंट के साथ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई डॉट आई बनाएगा। लेकिन अगर मैं आई वाले का जे वाले के साथ करूंगा तो जीरो आएगा, आई वाले का के वाले के साथ करूंगा तो जीरो आएगा। इसी तरह मैं जे वाले का जे वाले के साथ करूंगा तो वन आएगा, लेकिन आई और के साथ जीरो आएगा। इस तरह के का के साथ तो वन आएगा, आई और जे के साथ जीरो आएगा। अरे यार, तो सबसे बढ़िया है आई का आई में करो, जे का जे में करो, के का के में करो, बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि बाकी सबका तो जीरो ही आने वाला है। इसलिए इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है। आई और आई वाले का प्रोडक्ट करके लिख दो, क्योंकि आई डॉट आई तो वन हो गया। जे और जे वाले का प्रोडक्ट करके लिख दो, क्योंकि जे डॉट जे तो वन हो गया। के और के वाले का प्रोडक्ट करके लिख दो, क्योंकि के डॉट के तो वन हो गया। इस तरह बड़े आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना बिल्कुल आसान है, इसलिए बिना डरे अपन ने ए डॉट बी इनको लिख लिया, आई जे प्लस 2 के और डॉट 3 आई प्लस 2 जे माइनस के। बढ़िया, सुंदर। अब देखिए, मुझे आई का आई में करना है, जे का जे में करना है और के का के में करना है, इसलिए मैं डरता तो हूं ही नहीं। आई डॉट आई वन हो गया, 3 इंटू वन 3 हो गया। जे डॉट जे वन हो गया, 2 इंटू वन 2 हो गया। के डॉट के वन हो गया, लेकिन 2 इंटू माइनस वन माइनस 2 हो गया। माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गए, 3 आ गया। और आप देख सकते हैं ये एक प्योर नंबर आया है, इसलिए एक स्केलर है। इसमें आई भी नहीं आ रहा, जे भी नहीं आ रहा, के भी नहीं आ रहा, वो सब खत्म हो गया, इसलिए ये वेक्टर तो है नहीं, तो स्केलर है। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को समझने लग गए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए क्यों होता है। देखिए, फिजिक्स में कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है, और जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही होती है वो एक स्केलर होती है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हम थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक या दो बता रहा हूँ जिनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि हम सभी ने सुन रखा होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है वर्क डन। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क डन इज डिफाइंड एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप समझ सकते हैं, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में आपको पढ़ाया यूं, वो भी वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट से जो नतीजा आ रहा है वो वर्क डन, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह आपने सुना होगा पावर। पावर पावर कॉम्बिनेशन है फोर्स का और वेलोसिटी का। पावर डिफाइंड होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, लेकिन पावर स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर है, लेकिन वो जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है वो वेक्टर है, इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि
एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल नहीं है तो उसका कोई कंपोनेंट होना चाहिए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के पैरेलल। इसलिए जब आप आगे चल के वर्कडन पढ़ेंगे तो बहुत से लोग तो बस रट लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। आप लोग सचमुच समझ पाएंगे कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो प्रोडक्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट है फोर्स के साथ जो फोर्स की डायरेक्शन में है, और इससे बहुत अंतर पड़ेगा हमारी समझ पे। इसलिए हमें समझना होगा कि डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है। फिर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के लिए, जिसमें पहला एप्लीकेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। इसलिए हम कोस थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो अगर हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट करके उनका मॉडुलस निकाल के डिवाइड करके कोस थीटा से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कई एग्जांपल से देख सकते हैं। क्वेश्चन है इफ p वेक्टर is equal to ai cap plus aj cap plus 3k cap and q vector is equal to ai cap minus 2j cap minus k cap are perpendicular to each other, then find positive value of a। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि p और q परपेंडिकुलर हैं। हम जानते हैं कि इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये पक्की बात है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हमको ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप बराबर 0 मिलना चाहिए। इसलिए डॉट प्रोडक्ट करें तो आई का आई में करना होता है, जे का जे में, के का के में। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ए की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12, तो अंदर 16 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस और माइनस 16 अपॉन 2। अब हमें चाहिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस और माइनस 8। तो ए की दो पॉसिबल वैल्यूज है, 1 प्लस 8 बोले तो 9 और 1 माइनस 8 बोले तो माइनस 7। लेकिन क्योंकि उसने पॉजिटिव वैल्यू के लिए बोला था तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग y डायरेक्शन, it is subjected to a force given by F is equal to this Newton. What is the work done by force in moving the body at a distance 10 meter along y-axis? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि उसमें बताया है कि आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, लेकिन वो बॉडी मजबूर है कि वो वाई एक्सिस में ही जा सकती है और वो वाई एक्सिस में चलती है 10 मीटर। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो हमारे पास ये तो आ गया फोर्स और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसलिए ये हो गया माइनस 2i प्लस 15j प्लस 6k डॉट 10j। हमको
जे का जे के साथ ही करेंगे क्योंकि आई और के साथ तो वो 0 दे देगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 15 इंटू 10 बोले तो 150 जूल्स, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is displaced through 10 meter in a direction making an angle 60 degree with the force, then work done by the forces। हमें बताया गया कि एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का उसकी मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो इस फोर्स ने कितना वर्क कर पाया ये बताना है। जैसा कि हमने अभी समझा था, वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आएगा। वैल्यू रख देते हैं 50 इंटू 10 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 500 इंटू 1/2 यानी 250 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स i प्लस जे एंड जे प्लस के। अब देखिए हमें पता है कि हम वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके। हमें पता है क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसमें क्या होता है कि हमें गलती नहीं हो इसलिए वेक्टर को पूरा लिख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें ए वेक्टर बराबर बताया ना आई प्लस जे, तो इसमें के नहीं है तो मैं इसको 0 के भी लिख लेता हूँ, और इसमें आई नहीं है तो मैं इसको 0 आई लिख लेता हूँ। इससे क्या है, मिस्टेक नहीं होगी। तो जब मैं इसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा आई प्लस जे प्लस 0 के डॉट 0 आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट किया, आई डॉट आई 1 हो गया लेकिन वहां 0 था, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया लेकिन वहां 0 था। ये हो गया हमारे पास √2 और ये भी हो गया, कुल मिला के आ गया 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब कोस थीटा की वैल्यू कोस 60 के बराबर, यानी कि थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। इस तरह हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की। ये सेकंड एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे समझिए कि ये मेरे पास है ए वेक्टर और ये यहां से एंगल बनाता है थीटा, और मैं इसका इधर कंपोनेंट पता करना चाहता हूं बी वेक्टर के अलोंग। तो मैंने ए का कंपोनेंट निकाल लिया बी वेक्टर के अलोंग, जिसको मैं ए बी बोल रहा हूं। तो ये तो कोई भी बता देगा सर, अब तो हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि ए का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। आपने सर कल ही तो बताया था हमको कि कंपोनेंट निकालते कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ऐसे। लेकिन ये कंपोनेंट तुम तब निकाल सकते हो जब तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड भी पता हो और तुम्हें थीटा की वैल्यू भी पता हो। अब अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू पता नहीं हो तो कैसे निकालोगे? तो मेरे को लगता है उसको निकालने का तरीका है ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिसको कि मैं कह रहा हूं ए बी। मुझे लगता है उसको निकालने का तरीका है ए वेक्टर डॉट बी कैप। मतलब जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो वेक्टर ले लो, उसका डॉट प्रोडक्ट उस यूनिट वेक्टर से करा लो जिसकी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है। चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। अरे वाह, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इनटू कॉस थीटा
अरे ये तो वही आ गया a cos थीटा, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में निकालना है तो मैं कर लूंगा a वेक्टर डॉट b कैप। अगर मुझे यही काम करना है इन वेक्टर फॉर्म, मतलब मुझे चाहिए a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में, तो a वेक्टर डॉट b कैप करने से तो उसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन उसकी b कैप की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये जो भी कंपोनेंट आया है ये होगा तो b कैप की डायरेक्शन में ही ना। तो अगर मैग्नीट्यूड अकेला पूछा जाए तो a वेक्टर डॉट b कैप कर दें, और अगर डायरेक्शन के साथ पूछा जाए तो a वेक्टर डॉट b कैप। ऐसा करने से हमारे पास कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अगर हम समझ गए तो हम किसी का भी कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बी वेक्टर डॉट ए कैप। अगर आप वेक्टर्स में लिखना चाहते हो इसको तो कैसे लिखोगे? बी वेक्टर डॉट ए कैप ए कैप। क्या हमने जो पढ़ा वो सही है? चेक करके देखते हैं। देखो मैं क्या समझता हूँ, अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो इसमें 3i प्लस 4j प्लस 5k ये एक वेक्टर है। अगर मुझसे कोई पूछे इसका एक्स कंपोनेंट बताओ तो कोई भी बता देगा देख करके, साहब इसका एक्स कंपोनेंट तो 3 है। कोई पूछे वाई कंपोनेंट बताओ, 4 है। कोई पूछे जेड कंपोनेंट बताओ, 5 है। अब अगर मैंने सही पढ़ाया होगा तो मैंने जो थ्योरी बताई उससे भी यही आना चाहिए। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट बताओ, यानी ए एक्स बताओ, तो यार मुझे पता है कि मुझे ए वेक्टर डॉट एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप करना पड़ेगा। मतलब तुम मुझसे करवाओगे 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट आई, और आई डॉट आई होगा 1, आई डॉट जे होगा 0, आई डॉट के होगा 0, इसलिए ये हो जाएगा 3। अरे वाह, ये तो हम देखकर भी निकाल पा रहे थे और हमारी थ्योरी से भी आ रहा है। और अगर हमें इसे वेक्टर्स में लिखना होता तो वेक्टर्स में कैसे लिखते? वेक्टर्स में लिखते ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप की वैल्यू तो ये रही 3 आई कैप। अरे गजब, तो ये तो सिस्टोमेटिक बैठ गया। अब देखो जब टिपिकल प्रॉब्लम आएगी तो भी ये काम कर जाएगा। जैसे एग्जांपल है फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई माइनस जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मतलब मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। अब मेरे पास समस्या ये है कि मुझे डायरेक्ट ए का मैग्नीट्यूड और बी के साथ उसका एंगल दिया नहीं गया। अब मैं एंगल निकालूं, परेशान हूं। तो मेरे को डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए बी बोल देते हैं उसको, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब आप जानते हो बी कैप को क्या लिख सकते हैं अपन? बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। चलो, तो ए वेक्टर कहाँ है? आई माइनस जे, बी वेक्टर 3i प्लस 4j, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कर दिया आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, नीचे आ गया 5। तो -1/5 इसकी लेंथ हो गई, इसके प्रोजेक्शन की, इसके शैडो की, इसके कंपोनेंट की। कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, शैडो सब एक ही बात, उसकी लेंथ हो गई -1/5। अब अब मान लो इसी को वेक्टर फॉर्म में निकालना होता, मान लो इसी को वेक्टर फॉर्म में निकालना होता, कैसे निकालते? इन वेक्टर फॉर्म ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी कैप की वैल्यू तो ये आ गई, और बी कैप को लिख सकते हैं बी की वैल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया -3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय 25। खत्म हो गया। इस तरह हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन
दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं।